हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल धनंजय सर ऑल क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे न्यू पेपर बिहार बोर्ड द्वारा यानी कि आयोग के द्वारा जो पेपर जारी किया जाता है एग्ज़ाम से 2 महीना पहले या 1.5 महीना पहले जारी किया जाता है। ये पेपर जारी करने का बिहार बोर्ड यानी कि आयोग का मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चे को पता चल जाए कि जो परीक्षा होने वाला है वो किस तरीक़ा से पेपर होगा, पेपर में कैसा कैसा प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, सब्जेक्टिव कितना रहेगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो किस तरह का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। ये सब बना कि बच्चों को दिमाग में संतुष्टि हो जाए कि हमारा पेपर ऐसे ही रहेगा। जिस तरह से ये पेपर दिया हुआ है सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो पेपर बता रहे हैं आप सभी को, ये न्यू मॉडल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड द्वारा 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी पर आधारित ये मॉडल पेपर है, ठीक है। इसमें जितना प्रश्न देखेंगे समझिए कि एक तरीक़ा से ये प्रश्न इसमें जितना दिया है वो किसी ना किसी साल में वो प्रश्न सब आया हुआ है, ठीक है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे ये प्रश्न कब आया था, ठीक है। ये प्रश्न कब आया था, ये सब बताते चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वीडियो को इग्नोर नहीं करना है कि ये वीडियो देखने से तो मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो आप सभी को परीक्षा में बेहतर करने के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो को स्किप नहीं करना है और समय को देखते हुए वीडियो चलिए बनाते हैं आप सभी को ताकि आप परीक्षा में बेहतर करें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दिया क्या है। हाँ, एक और बात है कि ये वीडियो जो है आप सभी को 1 से 2 बार देख लेना है ताकि आपको अच्छे तरीक़े से इसमें जो भी प्रश्न है आपको याद हो जाए। और ये मॉडल पेपर में जितना प्रश्न है 100 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, तो समझिए कि आपका इसमें से मॉडल पेपर से कम आपका एग्ज़ाम में 10 प्रश्न देखने को मिलेगा या 5 प्रश्न या 8 प्रश्न, लेकिन इसी पेपर से आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर पहला दिया है। हाँ, प्रश्न नंबर पहला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। पुरातत्व का अंतर्गत नहीं आता है, इसका मतलब ये है, देखिए कह रहे हैं कि पुरातत्व का मतलब होता है जैसे कुछ भी पृथ्वी से दबा हुआ जो पदार्थ है, ठीक है, उसको ऊपर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार क्या होता है, पुरातत्व पदार्थ हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया अभिलेख कहने का मतलब जो पत्थर पर लिखा जाता है उसके बारे में कह रहा है। तो अभी अगर पृथ्वी का अंदर दब जाएगा उसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पुरातत्व में आ जाएगा। पुराना मंदिर, ठीक है, वो भी दब जाएगा तो आपको निकालोगे तो पुरातत्व में आ जाएगा। उसके बाद सिक्के भी दब जाएगा तो निकालेंगे तो उसको पुरातत्व में आ जाएगा। लेकिन साहित्य, ठीक है, ये सब तो नहीं होगा, ये सब किताब के बात, इतिहास के बात कर रहा है, ये माने साहित्य की बात कर रहा है, ठीक है। एक तरीक़ा से बुक के बात कर रहा है यहाँ पर। साहित्य किताब ही होता है, साहित्य के माने बहुत सी बखान होती है, कोई प्रकार के विचार से लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका नहीं है, पूछ रहा है कि पुरातत्व का अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला का सी नंबर, ठीक है। पहला का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिया है 2 नंबर प्रश्न में दिया है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ठीक है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, कालीबंगा से हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि सिंधी, ठीक है, सिंधी निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, तो वो चांदी को भी उपयोग किया करते थे, सोना को उपयोग किया करते थे और तांबा का भी, लेकिन उन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा की अभी खोज नहीं हो पा रही थी, यानी कि लोहा वहाँ पर मौजूद नहीं मिला, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लोहा का उन लोगों को जानकारी नहीं था, ठीक है। जब लोहा वहाँ पर मिलवे नहीं करेगा तो लोहा का उपयोग कहाँ से करेंगे, वहीं पूछ रहा है कि किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, तो लोहा के। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। एक और बात बताते चलते हैं दोस्तों कि देखिए इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा प्रश्न पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और
बहुत लंबा 2 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा, ठीक है, 2.5 घंटा का हो जाएगा। अगर 100 प्रश्न दिया, 100 प्रश्न को 1-1 मिनट भी करेंगे तो 2 घंटा 3 घंटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए समझिए एक तरीक़े से कि इस वीडियो में आप सभी को रिवीजन करना है, जो पहले से याद किया हुआ है उसको रिवीजन करना है। रोक के वीडियो के इसका पहले आंसर आप बता देना है कि कितना ये होगा कि वो होगा, उसके बाद जब हम बोलते हैं तो देख लेना कि मेरा आंसर सही है या गलती है, ऐसे करना है, ठीक है। समझिए कि एक तरीक़े से इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं एक तरीक़े से, ठीक है। चलिए हम लोग वैसे ही देख रहे हैं प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न दिया कि मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा जाता है, ठीक है। तो 4 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेलुहा का, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न दिया है आपका कि सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं, ठीक है। सबसे लंबा हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का डी नंबर। कितने थे, 26 थे। देखिए ये प्रश्न आपको एग्जाम में 2 से 3 बार 22 में भी पूछा था, 19 में भी पूछा था, ठीक है। इसलिए जो इसमें प्रश्न बता रहे हैं सब प्रश्न एग्जाम के हुए से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। जो बता रहे हैं इस प्रश्न में वीडियो सॉरी जो इस वीडियो में जो प्रश्न बता रहे हैं उस प्रश्न का आप सभी को याद कर लेना है, ठीक है। समझिए कि एक तरीक़े से पूरा का पूरा प्रश्न आपको याद होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न इसमें दिया है, ठीक है। पेपर का लेवल आपका यहीं रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया है कि हरपाई मुहार का, ठीक है, हरपाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया, ठीक है। कह रहा है कि हरपाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया। तो 6 नंबर का क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1875 में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, 1875। 7 नंबर प्रश्न दिया है कि राजगाह यानी कि राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी। ये देखिए कितना मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एक बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में किसी न किसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, किसका, मगध का, सॉरी इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मगध, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है 8 नंबर प्रश्न दिया आपका कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ये सभी को याद होगा आपका कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगर देगा कि इंडिका किसने लिखा तो मेगास्थनीज का हो जाएगा, ठीक है। इंडिका अगर पूछेगा तो मेगास्थनीज हो जाएगा, ठीक है। सभी को याद रखना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 8 का। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, REM हिल्चर, ठीक है। REM, ठीक है। हिटलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिल्टर हो जाएगा, हिटलर नहीं दिया सब दोस्तों, हिटर हो जाएगा, हिल्टर, ठीक है। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिया है हिटर हो जाएगा, ठीक है। व्हीलर हो जाएगा यहाँ पर। चलो अगला प्रश्न दिया है कि 10 धाम, ठीक है, 10 धाम महामंत्र की नियुक्ति किसने की है। 10 धाम महाधाम की नियुक्ति किसने की है, यानी कहने का मतलब है कि जब धाम महामंत्र की नियुक्ति किसने किया है, नियुक्ति करने का मतलब कह रहा है को किसके शासनकाल में हुआ है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, यानी कि 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, हरिसेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि तमिल संगम साहित्य में अणिमई किसे कहा जाता है, ठीक है। अणिमई किसे कहा जाता था उस समय में। तमिल संगम साहित्य में अणिमई
किसे कहा जाता है, ठीक है, या किसे कहा जाता था, ठीक है। तो 12 नंबर का आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी नंबर, किसान को, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था। पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था, तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, किसाने की कहा जाता था, किसका, किसान को, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न दिया आपका कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था, माने कब से कब था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब था, तो ये हो जाएगा आपका 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 375 से 415 ईस्वी तक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है 15वां प्रश्न कि प्रभावती, ठीक है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, तो ये आपका हो जाएगा 15 का राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी मेरा भाई बहन देख रहे हैं वीडियो, अपने दोस्त अपने भाई बहन के पास शेयर कर देना, ठीक है, ताकि ये सब जॉब वाला एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, कि अपने अंदर पास में जलन होती है। ये सब समझिए कि एक तरीक़ा से अगर आपके पास वाला दोस्त लाएगा, आप भी उनके देख के कंपटीशन करेंगे, पढ़ेंगे, तो बेहतर होगा, आपकी भी बेहतर हो जाएगा, उनका भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ विदा कर, ठीक है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, ठीक है। और लाइक दबा कर ये विश्वास दिलाना है कि आपको वीडियो बनाना जारी रखें, हम लोग आपका वीडियो को पसंद करते हैं, ठीक है। तो 16 नंबर प्रश्न दिया है कि चीनी तीर्थयात्री फहियान कब भारत आया था। चीनी तीर्थयात्री फहियान भारत कब आए थे। देखिए ये भी मोस्ट VVI प्रश्न है आपका, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछने वाला, बार बार एग्जाम में पूछने वाला ये सब प्रश्न है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न दिया है कि चीन के महान दार्शनिक कौन थे। चीन के महान दार्शनिक कौन थे, यानी कि 17 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फ्यूशियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्फ्यूशियस हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न दिया है कि ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है। माने कहने का मतलब है कि किस ऋग्वेद में उस समय किस देवता की महानता थी, अग्नि के, इंद्र के, सोम का। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि 18 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए ये वीडियो है, आपको विश्वास रखिए हम पर, जो भी बताएंगे सही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। नहीं तो बहुत सारे वीडियो ऐसा भी है कि वीडियो बनाने के चक्कर में गलती भी बता के चले जाते हैं और बच्चे याद कर लेते हैं और बच्चे जाके परीक्षा में फंस जाते हैं। जो वीडियो बना है उसके विश्वास पर तो बच्चों तो याद कर लिया, लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम में जाने के बाद वहीं गलत जो याद किए हैं वहाँ पर गलत मार्क आ जाते हैं, और आने के बाद पता चलता है कि वो प्रश्न हमने गलत कर दिया है। तो बच्चों को भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे, विश्वास रखिए, ठीक है। मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं विश्वास रखिए, जो भी बताएंगे सही बताएंगे। अगर जो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है तो कह देंगे कि ये क्वेश्चन देख लेना है दोस्तों एक बार मोबाइल से या किसी किताब से, लेकिन गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। इसी उम्मीद से विश्वास करके हमसे पढ़िएगा, ठीक है। तो 19 नंबर प्रश्न दिया है कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, यानी 19 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, गांधार की, ठीक है। क्या हो जाएगा, गांधार हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न दिया है
योधेय गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? योधेय गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? यानी कि 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, तांबा की। क्या हो जाएगा? तांबा की। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? ठीक है, किसने लगाया? कहने का मतलब यह है कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ, माने शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने बताया? यहाँ पर लिखा है लगाया। ठीक है, तो ये किसने बताया, उसका अर्थ माने पढ़कर किसने बताया? सर्वप्रथम, सबसे पहले। तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जेम्स प्री सेफ हो जाएगा। ठीक है, जेम्स प्री सेफ हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर है। ये प्रश्न आपका जाई के देखिएगा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को स्किप मत करिएगा। जो भी इसमें प्रश्न है बहुत एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करना जरूर से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया है। 22 नंबर प्रश्न दिया आपका कि दर्शन, ठीक है, भले सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराने वाले शासक रुद्रामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? कहने का मतलब ये है कि सुदर्शन झील जो है पुनर्निर्माण यानी कि दोबारा उसको बनाने वाले शासक, ठीक है, रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, 22 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। किसमें? संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न दिया है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए प्रश्न देखने में बहुत हल्का लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, VVA प्रश्न है, इसको याद कर लेना। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न दिया है कि बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, या माने उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा बोध गया। ठीक है, तो 24 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। ठीक है, ठीक है, और सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिए थे। ठीक है, सारनाथ में पहला, ठीक है, उपदेश दिए थे। ठीक है, ये भी याद रखना, पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न दिया है कि सांची स्तूप की खोज कब हुई थी? सांची स्तूप का खोज कब हुई थी? यानी 25 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1818 में हो जाएगा। ठीक है, 1818 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी सब्सक्राइब करने से हमारी उम्मीद जगती है कि हमारे भाई बहन इस वीडियो को पसंद करते हैं और हमारा मेहनत अपना भाई बहन के लिए मेहनत जारी रखना है। ठीक है, प्लीज़ छोटा सा चैनल है, आप सभी का आशीर्वाद की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कर लेना मेरा भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरा भाई आप सभी को कांटेक्ट अच्छे देंगे, जो भी देंगे एग्ज़ाम के ये भी से एकदम इम्पोर्टेंट देंगे। ठीक है, अब ऐसा प्रश्न नहीं आपको दिया जाएगा कि प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में आने का चांस कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं देगा। हम लोग वही प्रश्न आपको बताएंगे, 20 सेट बताएंगे हर विषय का। उस 20 सेट में से आपको एक क्वेश्चन अगर छूट जाए तो कमेंट कर देना कि सर आप बोले थे नहीं छूटेगा, छूट गया ये प्रश्न। ठीक है, इसलिए हम लोग जितना डालते हैं 20 सेट डालेंगे, बस 20 सेट, वो पूरा का पूरा 20 सेट देख लेना है, उसके बाद हमसे कहना। ठीक है, कमेंट करके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न दिया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें कह रहा है। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? यानी कि 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महावीर थे।
ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और इस शब्द क्या थे, पहले थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अल बेरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखे थे। ठीक है, अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखे थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा अरबी में लिखे थे। किस में लिखे थे, अरबी में लिखे थे। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न दिया 28 नंबर प्रश्न दिया है कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक, काजी नियुक्त किया था। तो 28 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न दिया है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे। देखिए, बुक से जितना बुक लिखे हैं, इतिहास में बहुत सारे ऐसे हैं जो बुक बहुत सारे लिखे हैं, तो उनमें से इम्पोर्टेंट है जो हम एक सेट लिख देंगे, दे देंगे आपको, उसको देख लेना पूरा, उसमें दे देंगे जितना लेखक हैं। ठीक है, उन लोगों को याद कर लेना, कम से कम लेखक से 5 प्रश्न आपको करीब करीब रहेंगे। ठीक है, इसलिए याद कर लेना, इसमें भी जो दिया है इनको याद कर लेना है किसी भी तरह से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, फ्रांसिस बर्नियर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। 29 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखना इस प्रश्न को। अच्छा है, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था। माने कहने का मतलब कि भारत आया था घूमने के लिए और भारत में ही रह गया। कौन था वो यूरोपियन यात्री था। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इन प्रश्नों को याद कर लेना। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न आने का चांस है पूरा पूरा। ठीक है, तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मनुची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनुची। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर प्रश्न दिया है कि पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप थे। माने किस देवता के रूप थे जगन्नाथ को, माने और क्या नाम हो सकता है, किस देवता के रूप थे। यानी कि 31 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, विष्णु के रूप थे। किसके रूप थे, विष्णु के रूप थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न अच्छा ही याद कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। 32 नंबर प्रश्न दिया कि तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है। तांत्रिक माने टोना पोना करने में किसकी पूजा की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, देवी का पूजा की जाती है। ठीक है, अभी फिलहाल में एक आया था भूल भुलैया 3, उसमें देख लेना देवी को पूजा की जाती थी। ठीक है, चुड़ैल कौन होती है, देवी न होती है, देवी माई को आती है क्या आ जाती है। ठीक है, ये सब छोड़िए, बात को ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, देवी से याद रखना। ठीक है, देवी कौन होती है, औरत ही होती है। ठीक है, लेडीज होती है, तो इसे देवी से याद करना कि तंत्रिका मतलब ये सब कौन करता है, आदमी भूत करता है नहीं, ये सब औरत जो होती है सीख लेती है और सबको परेशान करती रहती है, तो इसका याद रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी। ठीक है, स्त्री अलवार संत थी। ठीक है, जो स्त्री थी वो क्या थी, अलवार संत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, अंडाल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा अंडाल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 34 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन न्यायनार संतों की रचना है। न्यायनार संतों की रचना है। ठीक है, संतों की रचना है, यानी कि 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त, मेरा भाई, आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा तौरम। ठीक है, तौरम या नलियारा। ठीक है, और द्रव्य प्रबंध। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि नलियारा भी हो जाएगा, दिव्य प्रबंधन भी हो जाएगा, उसके बाद तौरम भी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा।
ठीक है, ऐसा प्रश्न रहता तो अधिकतम इसका आंसर सी ही होता है, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न दिया कि किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ताजिका कहा जाता था। यानी कि 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, यानी कि ताजिकिस्तान से, जो ताजिकिस्तान से आए थे, ताजिकिस्तान से, उन लोगों को क्या कहा जाता था? ताजिका। यानी कि राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 36 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल माशेख कहा जाता था। ठीक है, माशेख कहा जाता था किसे? तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। ये भी मोस्ट भी प्रश्न है। ठीक है, 20 में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न है, देखिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो हम लोग खुद बता देंगे आपको, लेकिन ये नहीं कि जो सर बोल रहे हैं कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को याद करना, नहीं, ये इसमें से प्रश्न कोई भी पूछ सकता है। बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न दिया और पेपर का लेवल भी यहीं रहेगा, घबराना नहीं है। ठीक है, बस विश्वास करके पढ़िए, पेपर का लेवल यहीं रहेगा, एकदम मस्त पढ़िए, ध्यान से पढ़िए बस। और ये आपका मुश्किल से 40 दिन आपका एग्ज़ाम है। 40 दिन कहाँ है आज जी, 35-40 के अंदर आपका है। ठीक है, क्योंकि 1 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 37वां प्रश्न दिया है कि खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया। खालसा पंथ था तो उसका 5 केवल प्रतीकों का वर्णन किसने किया था, केवल 5। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ये भी मस्त प्रश्न है। ठीक है, समझिए कि ये प्रश्न आपका आ गया, याद कर लो इसको। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना उस बात को कि सर उस दिन क्या बोले थे। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना, ध्यान रखना इस बात को, ये प्रश्न याद रखना किसी भी हालत में मेरा भाई मेरा दोस्त। 38 नंबर प्रश्न दिया कि गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना है। कहने का मतलब कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारा राजपाट या हमारा सेवा जो परिवार को या कोई प्रकार के सोच से बनाते हैं उत्तराधिकारी। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गुरु अंगद को। किसको बनाया था? गुरु अंगद को। ये भी प्रश्न आपका परीक्षा से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, 38 का बी नंबर। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न दिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया था। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। इन सब जितना प्रश्न है भाई दोस्तों मेरा याद कर लेना है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, नहीं तो परीक्षा में आपका फिर आ जाएगा तो आप वहाँ पर फिर वही बात हो जाएगी, आप क्या पछताते जब चिड़िया चुन गई खेत। नहीं तो ये प्रश्न आपका आ जाएगा, केवल विकल्प नहीं रहेगा, जो आ जाएंगे। इसलिए आपको याद कर लेना कि यही होगा यही होगा, ऐसे करके याद कराना। गुरु ग्रंथ साहिबा का अंतिम संकलन किसने किया था, यानी कि 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर गुरु तेग बहादुर के। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद कर लेना किसी भी हालत में, ये सब जितना प्रश्न बता रहे हैं एग्जाम के, ये भी से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, ये 100 का 100 प्रश्न आपका दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। 2 बार 3 बार देख लीजिएगा वीडियो को, सेट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया 40वां प्रश्न दिया, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 का राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, 12वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 12वीं शताब्दी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 41 नंबर प्रश्न दिया है कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। ठीक है, तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, 1936 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1936 में। अगला प्रश्न दिया है 42 नंबर प्रश्न दिया है कि सुलभ राजवंश का शासनकाल क्या था, माने कब से कब था।
सुलभ जो थे राजवंश, उनका शासनकाल कब से कब था? तो 42 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1485 से 1505 तक। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ईस्वी हो जाएगा, ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, ईस्वी नहीं दिया तो ये मत घबराना कि ईस्वी नहीं दिया, ईस्वी वहाँ पर दे सकता है परीक्षा में। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न दिया है कि तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? यानी कि 43 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आरा बिदु के। ठीक है, आरा बिदु हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आरा बिदु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न दिया है कि हम्पी की खोज किसने की थी? देखिए, देखने में कितना छोटा प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखना इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आपको परीक्षा में जरूर देखेगा ये प्रश्न। ठीक है, 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर सी नंबर, कॉलिन। ठीक है, मैकेंजी, कॉलिन मैकेंजी हो जाए। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी, याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बहुत वीडियो लंबा हो गया मेरे दोस्त, इसलिए हमको केवल प्रश्न पढ़कर आंसर बताने में, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही करते हैं। 100 प्रश्न देखना, अभी 45 प्रश्न हुआ। ठीक है, चलिए हाल ही देखते हैं, केवल प्रश्न बताएंगे और समझ 1 से 2 बार देख लेना है, बस रिवाइज मार लेना है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो 45 में प्रश्न दिया है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, 1347। ठीक है, 1347 में। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, 46वां प्रश्न दिया है कि अब्दुल राजाक किस देश के राजदूत था? अब्दुल राजाक किस देश के राजदूत था, यानी कि राजा था, एक तरीके से ऐसे समझिए। ठीक है, यानी कि 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, फारस का। ठीक है, फारस का था, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर राजाओं को क्या कहा जाता था, यानी किस नाम से बुलाया जाता था? तो यानी कि 47 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, राय। क्या हो जाएगा? राय हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों मैं एक बात कहूँगा आपसे कि अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, मेरा भाई, और लाइक दबा के ये बताना है कि आप अपना वीडियो बनाना जारी रखें। हम सब आपका वीडियो को पसंद करते हैं। ठीक है, और हम अपना मेहनत जारी रखेंगे। ठीक है, जो भी देंगे आपको कॉन्टेक्ट सटीक देंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न दिया कि विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? विजयनगर को रक्षा करने वाला कौन थे? देवता पूछ रहा है। ठीक है, उनको मानना था कि हमारे ये देवता हमारे नगर को क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो उस देवता का क्या नाम है? तो 48 का राइट आंसर आपको हो जाएगा विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपाक्ष हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका सी नंबर है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न दिया है कि विजयनगर का, ठीक है, विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? ठीक है, 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, विष्णु का। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, विष्णु। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जितना प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिया 100 में 100 आपको याद करना है किसी भी हालत में। ठीक है, जब तक लड़ेंगे नहीं, सॉरी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, फिर तो वही बात हो जाएगा। जब लड़बे नहीं करोगे तो छोड़ोगे ना, इसलिए लड़ो और छोड़ो मत। 50 का आपका 50 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अमुक्त माल्यद किसने लिखा है? ये बुक का एक नाम है। ठीक है, अमुक्त माल्यद किसने लिखा है? ठीक है, तो ये आपका देखिए, जितना बुक से प्रश्न आ रहा है उसको किसी भी हालत में याद करिए। बुक से प्रश्न आपको कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिले, केवल बुक से पूछ दिया कि ये बुक किसने लिखा था, या ये बुक किसने लिखा है, या ये किताब किसने लिखा है। ठीक है, और दे देगा कि
किताब यह किसका लिखा हुआ है, ठीक, किताब का नाम किसका लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया था 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ठीक है, कृष्णदेव राय का हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न दिया है कि किसी विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महान वामी यानी कि डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा है, ठीक है। विजय भवन कहा कहने का मतलब प्रश्न ये है कि किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महान वापी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा है, ठीक है। 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये नंबर, ठीक है, डोमिंगो पेस्को, ठीक है, डोमिंगो पेस हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित हैं। देखिए ये आपका समझिए कि एग्जाम में आ गया, ठीक है, बहुत मस्त प्रश्न है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर 3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये नंबर 3, याद रखना ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न दिया है कि जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं। जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं, यानी कि 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नगदी फसलें के जैसे नगदी फसलें में कौन कौन आता है, गेहूँ बाजरा चना ये सब क्या है नगदी फसल में आता है, ठीक है। कपास सपास ये सब क्या आता है, मैंने कहने का मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़े और तुरंत क्या हो जाए बाजार में बिक जाए, उसी नगदी फसल का आता है, ठीक है। चलिए 53 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न दिया है कि महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा, ठीक है, दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीनें जो, ठीक है, वांसागु, ठीक है, वंशानुगत हो गई क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 54 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जजमानी भी कहा जाएगा, ठीक है, उसके बाद मीरास भी कहा जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत बता दिए हैं, जैसे कि मीरास भी हो जाएगा और वतन भी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डी नंबर है, यानी कि ये भी सही होगा और सी नंबर ही क्वेश्चन हेतु विकल्प सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि मीरास और वतन हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में आलू टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया। मैंने कह रहा है कि भारत में हमारा आलू और टमाटर सबसे पहले कहाँ से आया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऐसे ही प्रश्न आपको पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इसको याद रख लेना। तो 55 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यूरोप से आया था। कहाँ से आया था, यूरोप से आया था। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है, देखिए ये भी किताब से प्रश्न है इसलिए याद करना, ठीक है। कह रहा है कि बादशाहनामा किसने लिखा। बादशाहनामा किसने लिखा था, ये भी आपका ये बुक का नाम है, कह रहा है किसने लिखा था, ठीक है। चलिए 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी। ये मोस्ट VVI प्रश्न है, याद कर लेना इसको, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है कि आलमगीर नामा किसने लिखा। देखिए इसमें जितना दिया है इसमें से याद कर लीजिए, जितना दिया है किताब के नाम कि ये किताब का नाम दे रहा है, आप पूछ रहे हैं कौन लिखा है, तो इसे कम से कम इसमें हमको लग रहा है कि 7 से 6 क्वेश्चन है कल बुक से, तो उसको याद करना, इसी में से फंस जाएगा। जा कह दिए तो फंस गया, समझ लो, क्योंकि हम लोग हर साल ऐसे करते हैं ना, तो हम लोग का एक्सपीरियंस है और पेपर जानते हैं कि ये प्रश्न पूछ दिया तो अगले बार पूछेगा नहीं पूछेगा, थोड़ा सा ज़्यादा तो है हम लोग का, ठीक है। तो चलिए इसमें से जितना दे रहा है किताब वाला प्रश्न याद करना है, लेखक वाला प्रश्न दे रहा है याद करना है, किसी भी हालत में याद कर लेना है, ठीक है। यानी कि 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर शाहजहाँ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ए नंबर, सॉरी बी नंबर इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई है। तुजुक ए बाबरी के रचना किस भाषा में हुई है, ठीक है। तो 58 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा तुर्की, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा तुर्की। 59वां प्रश्न दिया है कि 16, ठीक है, 16 ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 16 ए
कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, यानी कि 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, यानी कि सार्वभौमिक शांति, सार्वभौमिक शांति हो जाएगी, यानी कि इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये भी एग्जाम के रिव्यू से बहुत अच्छा प्रश्न, याद कर लेना इसको। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, 60 नंबर प्रश्न दिया है कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। ये सभी तो आपको याद कर लेना है, एग्जाम के लिए बहुत भी यही प्रश्न है, याद कर लेना है इसको। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। 60 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। 61 नंबर प्रश्न दिया है कि अमेरिकी, ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। देखिए मोस्ट भी प्रश्न है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरे बहन, जो भी देख रहे हैं, याद कर लेना है किसी भी हालत में। ये प्रश्न आपको आएगा तो आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 61 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, कर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, कर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 62वां प्रश्न दिया कि पंचवटी रिपोर्ट में क्या शामिल था। ठीक है, ओहो सॉरी गलती पढ़ दिए दोस्तों, पंचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था, हम पंचवटी पढ़ दिए, सॉरी। पंचवी रिपोर्ट जो आया था उसमें क्या शामिल था, यानी कि 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ एक बात बताएंगे आपको, ध्यान रखना, पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि उम्मीदवारों और रैयतों को, ठीक है, अर्जियाँ, मैंने कह रहा है कि उम्मीदवार जो जिम्मेदारों थे उनका अर्जिया सुने, उनका क्या शिकायत है क्या नहीं है, ये सब सुनना है। कलेक्टरों की रिपोर्ट, कलेक्टर कैसा रिपोर्ट तैयार करे वो भी देखना है। और राजस्व, ठीक है, विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं भी देखना है, किसका कितना कहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, इनमें सभी देखिए, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर बात बताने वाला क्या था, देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, घबराइएगा मत, प्रश्न आपको 100 कराएंगे और अच्छे तरीक़े से कराएंगे। ठीक है, देखिए अगर किसी भी प्रश्न में आपका दे दे इनमें से सभी, डी नंबर विकल्प में दे दे कि इनमें से सभी दे देगा, तो आपको डी नंबर लगा देना है, इनमें से सभी। क्यों लगा देना है, अगर आपका 10 प्रश्न ऐसा है जिसमें आपका दिया है कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है, जो कि इनमें से सभी अगर विकल्प दिया जैसे यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो समझिए कि आपका 10 प्रश्न में से 9 प्रश्न आपका, 10 प्रश्न में से 9 प्रश्न आपका 100% सही होगा, ऑल ऑफ दिज 100% सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिज। वो भी बच गया एक प्रश्न, तो एक प्रश्न में अभी कम से कम आपका 50% का चांस बन रहा है कि ये भी सही हो जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 10 प्रश्न आपका 10 प्रश्न है जिसमें से विकल्प दिया है कि उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, तो आपको निडर मार देना उपरोक्त सभी। ठीक है, 10 प्रश्नों में से आपका 9 प्रश्न सही होगा। ठीक है, एका दुका प्रश्न होता है जो कि छूट जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो देता है विकल्प में उपरोक्त सभी, उसको मार के दबा देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्न हम लोग, याद रखना इस बात को ध्यान में थोड़ा। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 63 नंबर प्रश्न दिया है कि आनंद मठ किसकी कृति है। आनंद मठ किसकी कृति है, ये भी आपको एग्जाम से बहुत बेहतर प्रश्न है। ठीक है, इसको याद करना, आनंद मठ किसकी कृति है, यानी कि 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, बंकिम चंद्र का। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, 64 नंबर प्रश्न दिया है कि सूर्यास्त कानून किस पर लागू था। सूर्यास्त कानून किस पर लागू था, माने कहने का मतलब ये है कि सूर्यास्त कानून किस पर लागू था। ठीक है, तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, जमींदार पर। कहने का मतलब ये है कि सूर्यास्त कानून ये सब ऐसा कानून था कि आपको सूर्य अस्त होने से पहले, यानी कि सूर्य जिस शाम को होता है ना कि अब किरण डूब रहा है, उनसे पहले आपको क्या करना है, कर दे देना है। कर का मतलब होता है टैक्स, टैक्स से आपको क्या करना है, दे देना है। ऐसा कानून ये लोग लगाए थे, तो वही कानून के बारे में पूछ रहा है कि उसको क्या बोलते थे। इधर सूर्यास्त कानून को
किस पर लागू होता था, तो जमींदार पर होता था लागू। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। मस्ट प्रश्न है, याद कर लेना। 65 नंबर प्रश्न दिया है कि दामिन ई कोह का, ठीक है, सीमाकलन कब हुआ था। सीमाकलन कब हुआ था, ठीक है, सीमांकन कब हुआ था, यानी कि सीमाकलन या सीमांकन कब हुआ था। तो चलिए दोस्तों, 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर यहाँ पर, यानी कि 1832 हो जाएगा। सीमाकलन सीमाकलन हम कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, लेकिन सीमांकन लिखा है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, जो बताएंगे सही बताएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके लिए निडर रहिए, गलती नहीं बताएंगे मेरे दोस्त, आपका भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी बताएंगे अच्छे के लिए बताएंगे। तो 66 नंबर प्रश्न दिया कि अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था। गृह युद्ध का मतलब कह रहा है कि माने घरेलू युद्ध कब हुआ था अमेरिका में, सब घर घर पर घरेलू युद्ध कब हुआ था। गृह माने कहने का मतलब अमेरिका के अंदर युद्ध कब हुआ था, वहीं घरेलू युद्ध का, और ही घर के अंदर एक दूसरे के अंदर नहीं, कहने का मतलब कि अमेरिका के अंदर ही युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था वहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, 1861 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न दिया है कि दक्कन, ठीक है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश, ठीक है, पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी। दक्कन जो दंगा हुआ था वो पार्लियामेंट, ब्रिटिश माने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश हुआ था, यानी कि 67 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, 1878 में हुआ था। ठीक है, 1878 में हुआ था। इस प्रश्न को याद रखना, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न दिया कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया था। ये भी मस्ट प्रश्न है, मस्ट VBI प्रश्न है, याद करना इसको किसी भी हालत में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 11 मई 1857 को। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न दिया। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ मेरा भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, अगर आप सभी को वीडियो मेरा अच्छा लगता होगा, ठीक है, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दबा के ये हमको संदेश देना है कि अपना वीडियो बनाना जारी रखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता तो देख लेना, लेकिन डिसलाइक करना, अच्छा लगता होगा तो ही लाइक करना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते मेरे दोस्त मेरे भाई। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न दिया कि कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया था। ठीक है, 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, यानी कि 1856 में। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा 1856 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 70 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये मोस्ट VBI प्रश्न है, इसको याद रखना मेरे दोस्त, मोस्ट VBI प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, किसी भी हालत में इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, कैनिंग। क्या हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखना। 71 नंबर प्रश्न दिया है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी। समुद्र पार भेजने को व्यवस्था की गई थी, यानी कि 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 को। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 72वां प्रश्न दिया है कि 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में ढाका शाह के नाम से कौन विख्यात थे, यानी कि कौन जाने जाते थे। ठीक है, तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, मौलवी, ठीक है, अब्दुल्ला, ठीक है, अहमदुल्ला हो जाएगा। ठीक है, मौलवी, ठीक है, अहमदुल्ला। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। इन लोगों का नाम उटपटांग उटपटांग रहता है। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न देख निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, माने किसको अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। तो ये भी आपका प्रश्न मोस्ट VBI हो जाएगा एग्जाम के, अभी से याद कर लेना इस प्रश्न को। जो भी ऐसा लिख रहे हैं तो समझिए कि वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम 2025 के लेके। ठीक है, तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि तत्या टोपे। ठीक है,
तोत्या टोपे हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखना, तोत्या टोपे। 74 नंबर प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना था। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र का परिणाम माना था कि इन्हीं दो लोगों के चलते क्या होता है 1857 का विद्रोह हुआ था। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, जेम्स आउट्रम हो जाएगा। ठीक है, जेम्स आउट्रम, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। 74 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न थे 1857 के विद्रोह का तात्कालिकरण क्या था। हाँ देखिए, ये मोस्ट भी प्रश्न याद कर लेना मेरे दोस्त, ये सब प्रश्न देखने को आपको जरूर मिलेगा। 1857 की क्रांति तत्कालिक कारण क्या था, माने तुरंत, माने तत्कालिक कारण कहने का मतलब कि विरोध युद्ध किसके कारण हो गया, तत्कालिक बहुत जल्दी हो गया। तो चर्बी और कस्तूर के कारण। ये बोल रहे थे कि जो बंदूक के ऊपर होता है ना, जो मारने पर निकल जाता है, रखने वाला होता है, वो बोल रहे हैं पहले दांत से ऐसे काट के भर के मारते थे। ठीक है, तो वो लोग को पता चल गया कि ये सुअर का चर्बी और गाय का चर्बी से ये क्या कहा जाता है, बनाया जाता है, इसका जो कवर होता है, और उसको दांत से हटाकर उसके बाद उसमें डाला जाता था। पहले बारूद भर के ना बंदूक में डाल, उसके बाद चलाया जाता था गोली। ठीक है, तो लोग इन लोग बात के पता चल गया, इसलिए क्या मुस्लिम और हिंदू आपस में क्या हो गया, विरोध कर लिया। ठीक है, तो चर्बी वाले कारतूस के कारण, याद रखना इस बात को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 76वां प्रश्न दिया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहेगा तो हो जाएगा आपका बॉम्बे, अगर इंडिया गेट कहेगा तो आपका अगर इंडिया, ठीक है, इंडिया गेट कहेगा तो आपका हो जाएगा दिल्ली, लेकिन यहाँ पर आपका कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया, तो हो जाएगा बॉम्बे, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बॉम्बे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 77 नंबर प्रश्न दिया कि संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया था। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 77 का। 77 का राइट आंसर हो जाएगा 28 तो क्वेश्चन 1870 1861, हाँ इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1772 में इसका प्रयास किया गया था, लेकिन हुआ नहीं। हुआ कब, तो 1881 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर याद कर लेना। चलिए, अगला प्रश्न दिया है कि 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी। सर्वे ऑफ माने इंडिया का सर्वे करना है, कि इंडिया के अंदर हर चीज़ के बारे में सर्वे होता है। ठीक उसी प्रकार कब स्थापना इसका किया गया था कि सर्वे करना जरूरी हो गई है, तो कब। इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नक्शा तैयार करने के लिए सर्वे किया गया था, कि क्या क्या करने के लिए, नक्शा तैयार करने के लिए, यानी 78 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरा दोस्त, मेरा भाई ये। ठीक है, ये आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यही हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 1915 में जब आए थे, 1915 में जब आए थे, क्या कहा इसको, क्या बोलते हैं इनको, गांधी जी, तो वहीं गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे कि जाइए पहले भारत को घूम लीजिए अच्छा से, तो इनको गुरु मान लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न दिया है, ये देख लियो 79 नंबर प्रश्न, हाँ ये देख लिए। अगला प्रश्न दिया 80 नंबर की गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। साबरमती आश्रम का स्थापना आपका हुआ था अहमदाबाद में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी, अहमदाबाद में, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 80 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट जब भी आपको कहेगा तो मार देना है, कब, हाँ याद है आप लोगों का। तो 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, अगर कहेगा सूरत, तो सूरत कहेगा तो 1907 मारना है। ठीक है, क्या मारना है, 1907 मारना है अगर सूरत कहेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1916। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के लखनऊ और पूना पैक्ट कब हुआ था, 1916 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न दिया कि अहमदाबाद के
कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? कपड़ा मिल आंदोलन, कपड़ा जो मिल था उसके लिए आंदोलन कब हुआ था? तो 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1918 में। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखना, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया 83 वाला प्रश्न दिया कि 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट आपका बीबीए प्रश्न है, याद रखना ऐसे सब प्रश्न का। ठीक है, तो इसका 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कौन थे? गांधी जी थे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी का अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दबा के ये उम्मीद हमको देना कि आपका वीडियो जारी रखिए। आपका वीडियो बनाना हम लोग को पसंद आता है, पढ़ते हैं। ठीक है, लाइक दबाना मेरे दोस्त, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर प्रश्न दिया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिया था? ठीक है, कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम छोड़े नहीं थे ना यहाँ पर, ओ छोड़ दिए थे। अच्छा नहीं, यहाँ पर तो बताए थे जी कि गांधी जी आंसर होगा, सही तो है। 84वां प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? असहयोग आंदोलन पूछ रहा है, तो ये सभी तो याद होगा आप सभी को। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त हो जाएगा, 1 अगस्त, 1 अगस्त हो जाएगा आपका 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, याद रखना, बाई डेट याद रखना, नहीं तो मान लीजिए कि 2 देगा 3 देगा, आप अगस्त याद किए थे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। याद रखना कि 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम लोग, 85 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? साइमन कमीशन के सदस्य थे, यानी कि 85 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहीं चित्तरंजन दास थे, ना ही मोतीलाल नेहरू थे, और ना ही गांधी जी थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से कोई नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया 86 नंबर प्रश्न दिया कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी आपका मोस्ट बीबीआई प्रश्न है। ठीक है, याद रखना इस प्रश्न को। तो 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, लाहौर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? लो, मोस्ट बीबीआई प्रश्न, ये देखिए आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा ये प्रश्न, इतना फेमस प्रश्न है ये, आपको मिलेगा जरूर। इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 87 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मार्च 1931 में। मार्च 1931 में हो जाएगा। ठीक है, मार्च 1931 हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 88वां प्रश्न दिया कि अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाली रानी, यानी कि गैडिन न्यू कहाँ की थी? गैडली न्यू कहाँ की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, मणिपुर की थी। कहाँ की थी? मणिपुर की थी। गैडनी ल्यू कहाँ की थी? मणिपुर की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न दिया कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई थी? ठीक है, पंचाट की घोषणा कब हुई थी? यानी कि 89 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, अगस्त 1932 में। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, 1 घंटा हम पूरा कर ही दिए। ठीक है, बहुत सारा ऐसा वीडियो है कि 2 घंटा 3 घंटा हम झूठ मूठ का। अगर बच्चों को रिवीजन कराना है तो बताइए, तरीका बता दीजिए कि आप इस वीडियो में केवल रिवीजन कीजिए, और अपना जहाँ से पढ़ना है, नोट्स है, बुक है, किताब, उससे पढ़िए, इसमें रिवीजन करिए। बच्चों का भी समय नहीं बर्बाद होगा और हम लोग का भी समय नहीं बर्बाद होगा। ठीक है, तो चलिए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं, और 10 प्रश्न हैं। 90 नंबर प्रश्न दिया है कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? ठीक है, ये भी आपका मोस्ट ये प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है, तो 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सॉरी, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा,
जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ये मोस्ट बीबीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितना बुक वाला दिए, जितना बताए थे कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, उसको याद कर लेना है किसी भी हालत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न दिया है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार कहाँ स्थापित की? अस्थाई सरकार कहाँ स्थापित की? यानी कि 91 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सिंगापुर। मस्त प्रश्न है, याद रखना। ठीक है, 92 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, सदस्य नहीं था, तो 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, बेवेल। ठीक है, बेवेल, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेवेल हो जाएगा। ठीक है, चलो 93वां प्रश्न दिया। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता होगा, मेरा भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आएगा ज़रूर, ये मेरा उम्मीद है। ठीक है, अगर आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त, क्योंकि चैनल आप सबको सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, और अच्छा लगता है तो लाइक दबा के। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न दिया है, सॉरी 93 प्रश्न दिया है कि कालीमेट, ठीक है, कालीमेट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? ठीक है, ये मैंने कब जारी किया था? तो इसका राइट आंसर आपका, ऐसे ही प्रश्न कुछ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 93 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, फरवरी 1947 के। ठीक है, फरवरी 1947। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 94 प्रश्न दिया है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? ठीक है, देखिए यहाँ पर याद रखना, ये मोस्ट विवेक प्रश्न है। ठीक है, याद रखना, ऐसा प्रश्न पूछेगा कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? विभाजन माने भारत से अलग। ठीक है, विभाजन मतलब होता है अलग, माने भारत से टूट के, जैसे पाकिस्तान था और ऐसे बहुत सारे देश थे जो भारत से क्या हुआ है? अलग हुआ है। ठीक है, तो माने ब्रिटिश शासन की योजना का परिणाम क्या था, वहीं बताना है। तो यानी कि 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, कैबिनेट मिशन योजना का। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस प्रश्न को याद करना, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न दिया कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए ये भी मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, संविधान से तो एक आध क्वेश्चन रहबे करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। इस मोस्ट विवेक प्रश्न, इसको कहबे किया कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद कराना इसको किसी भी हालत में। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। जो प्रश्न अच्छा है उसके लिए थोड़ा सा हम तो समय देवे करेंगे, क्योंकि आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, आपको हमको अच्छा रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, और जो प्रश्न इग्नोर करने लायक हो तो खुद हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलिए 96 नंबर प्रश्न दिया है कि संविधान का निर्माण कब हुआ था? देखिए संविधान का निर्माण कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, ये लिखा गया था 26 नवंबर। ठीक है, ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा उत्तर इनके, इसके अंतर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर डी हो जाएगा। निर्माण पूछेगा तो कब हुआ था, तो 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर, 26 नवंबर आपका कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है, याद रखना इस बात को, मोस्ट विवेक प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 97 नंबर प्रश्न दिया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की, ठीक है, वकालत संविधान सभा में किसने की थी? वकालत। ठीक है, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भाई, ये आपका मोस्ट बीबीए प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को। ये समझिए कि एक तरीका से जो मॉडल पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको इस मॉडल पेपर से आपको क्वेश्चन में, सॉरी आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आर बी। ठीक है, आर बी धुलेकर। ठीक है, आर बी धुलेकर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न दिया कि अंतरिम सरकार, ठीक है, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? मैंने कह रहा है कि अंतरिम सरकार जब थी तो उस समय गृह मंत्री कौन थे? यानी कि 98 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, याद रखना।
99 नंबर प्रश्न दिया है कि न्यू इंडिया और, ठीक है, कॉम न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। यानी कि 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर एनी बेसेंट हो जाएगा। ये मोस्ट विवे प्रश्न, इसको याद रखना, ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगा। आज का प्रश्न लास्ट है, ठीक है, आज लास्ट प्रश्न है। 100वां प्रश्न पर हम आ गए हैं। और 100वां प्रश्न बताने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे मेरे दोस्त, अगर मेरा वीडियो आप सभी का अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ठीक है। चलिए हम लोग 100 प्रश्न देखते हैं। सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं। देखिए ये तो और भी मोस्ट विवे प्रश्न है, इसको याद कर लेना मेरे दोस्त। सीमांत गांधी के रूप में या नाम से किसे जाना जाता है। तो 100 का राइट आंसर आपका हो जाए ए नंबर, अब्दुल गफर खां को माना जाता है। यानी कि राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक दबा के ये उम्मीद देना कि अपना वीडियो बनाना जारी रखें। हम लोग अपना आपका वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।